सभी को गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है सरस्वती एकेडमी में। हमने लास्ट फ्राइडे को आपको शिक्षण विधियां चालू कर दी थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन इसी शिक्षण विधि से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो शुक्रवार को हमने लास्ट टाइम आपको शिक्षण प्रणाली का अध्ययन किया था। आज हम शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शिक्षण विधियां। उसमें सबसे योजना विधि मैंने आपको बता दी थी, प्रोजेक्ट मेथड, योजना विधि बता दी थी। फिर से रिपीट कर लेता हूँ। योजना विधि, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो ठीक है। मेरे वो सबको साफ आ रहा है? देखो, आज योजना, प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं इसको, प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं इसको। मेरे वो सबको साफ दिखाई दे रहा है ना? योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं इसको। मैंने कहा था कि इसका प्रवर्तक कौन है। सब इसका जो प्रतिपादन किया है वो आपका क्या है, सबको पता ही है। कौन है? कौन है? कौन है इसका प्रतिपादक? W.H. किल, पूरा नाम लिख रहा हूं, किरपैट्रिक जॉन। जॉन, क्या नाम है? W.H. किरपैट्रिक जॉन। इन्होंने प्रोजेक्ट बेटर का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। दूसरा मैंने कहा था, देखो मैंने शिक्षण विधि से आपको बताया क्या क्या आता है। शिक्षण विधि में सबसे पहले उसका प्रवर्तक पूछा जाएगा, अगर है तो। दूसरा पूछा जाएगा किस पे आधारित है। तीसरा पूछा जाएगा इसकी विशेषता। चौथा पूछा जाएगा इसके स्टेप या इसके पद या इसके सोपान। और अंतिम पूछा जाएगा इसके दोष या इसकी सीमाएं। ये 5 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, समझ गए? तो सबसे पहले मैंने योजना मेथड बताया था, मैंने प्रोजेक्ट मेथड बताया था। मैंने कहा कि प्रोजेक्ट मेथड किरपैट्रिक, ये आपको पता ही है। अब मैंने कहा था किस पे आधारित है? अनुभव केंद्रित है। अनुभव केंद्रित विधि है ये शिक्षण विधि। कैसे केंद्रित? किस पे आधारित है? अनुभव केंद्रित पे आधारित है। तो योजना या प्रोजेक्ट मेथड किस पे आधारित होता है? अनुभव केंद्रित पे होता है। अनुभव किसका? अधिगमन का। अधिगमन माने विद्यार्थी का, शिक्षक का नहीं। विद्यार्थी के अनुभव पे आधारित विधि है आपकी योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। कहीं ऐसा ना करना कि शिक्षक के अनुभव पे आधारित है। किसके अनुभव पे आधारित है? अधिगमन, अधिकर्ता या विद्यार्थी के। समझ गए? फिर मैंने इसकी मैंने कहा कि क्या है ये? एक अनुभव केंद्रित विधि है जिसमें क्या करता है? विद्यार्थी स्वयं की समस्या का क्या करता है? समाधान करता है। स्वयं सीखने के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है। और जिसमें शिक्षक कैसा, किसका कार्य करता है? मार्गदर्शक का कार्य करता है, निर्देशक का कार्य करता है। कौन? अध्यापक। समझ गए? ये वास्तविक रूप माने वास्तविक जीवन की जो समस्याएं हैं, वास्तविक रूप से माने जीवन की जो छात्रों की समस्याएं हैं, उनको वो स्वयं क्या करता है? समाधान करने का प्रयास करता है। और जिसका निर्देशन कौन करता है? अध्यापक करता है। ठीक है? ठीक है, अनुभव केंद्रित है। अब फिर मैंने बताया था इसके स्वरूप। मैंने कहा था इसके 4 स्वरूप है या भाग। कौन कौन से बताए थे? मैंने बताए थे 4 स्वरूप है इसके। रचनात्मक, रचनात्मक इसे है कि छात्र स्वयं ही अपनी समस्या का पहचान करता है और स्वयं ही उसका समाधान करने का प्रयत्न करता है। दूसरा समस्या। तीसरा सामूहिक अभ्यास, अकेला नहीं करता है, समूह में करता है। वो किसमें करता है? समूह में। मतलब छात्रों को ऐसा कार्य दिया जाता है, ऐसी समस्याएं दी जाती है जो बालक समूह में उस कार्य को करने का प्रयत्न करता है। और अंतिम मैंने कहा था, दिख रहा है, अंतिम मैंने कहा था कलात्मक।
जब बच्चा समाधान निकाल लेता है या उसको प्रयत्न करता है तो उसमें एक कौशल का निर्माण होता है। कौशली को मैंने कहा कि कला कहते हैं। एक कौशल का निर्माण होता है जिसमें वो अपने क्षमताओं को क्या करता है, विकसित करता है। तो ये 4 भाग होते हैं या 4 स्वरूप होते हैं किसके, योजना प्रोजेक्ट विधि के, प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड के 4 स्वरूप होते हैं, 4 मेथड होते हैं। समझिए, 4 मेथड होते हैं। समझ में आ गया सबको? फिर मैंने इसके सोपान बताए थे आपको, इसके सोपान। तो मैंने कहा था इसके सोपान आपको याद नहीं करना है। जो क्रियात्मक शोध के सोपान है वही इसके सोपान होते हैं, मगर उसमें एक परिकल्पना होती है, वो नहीं होती है। बाकी सब वही सोपान होते हैं, अलग से याद नहीं करना। परिकल्पना नहीं होती है, बाकी सभी होते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, समस्या का चयन करोगे, फिर उसका अवलोकन करोगे, फिर एक योजना बनाओगे, तीसरा, चौथा उसका क्रियान्वित करोगे, पांचवा उसका मूल्यांकन करोगे, और अंतिम में क्या करेंगे, आलेख तैयार करें। आलेख का मतलब समझते हैं, ग्राफ। एक ग्राफ तैयार करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ, जिसको आरेख कहा जाता है। क्या कहते हैं, आरेख तैयार करता है। तो 6 स्टेपों में योजना जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो कंप्लीट होता है। मैंने कहा सबसे पहले छात्र अपनी समस्या का चयन करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, या उसमें उसको माने उसका एनालिसिस करेंगे। चौथा मैंने कहा अब योजना तैयार करेंगे। पांचवा उसको योजना को क्या करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। पांचवा मूल्यांकन करेंगे, और छठवां क्या करेंगे, आलेख तैयार करेंगे। एक आलेख तैयार करेंगे। ये 6 स्टेप होते हैं किसके, योजना प्रोजेक्ट मेथड के। याद रहेगा, 6 स्टेप। मैंने इसे कहा क्रियात्मक शोध का सोपान था, परिकल्पना आता तो बाकी 6 के 6 वैसे के वैसे होते हैं। समझ गए, ये थी। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, तो मैंने कहा जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो हमेशा बालक की क्रियाएं हैं, अनुभव है, मौलिक चिंतन के द्वारा सीखने का अवसर प्रदान करती है। प्रोजेक्ट मेथड बालक को क्या करती है, मौलिक चिंतन, क्रियाएं और जो उसके अनुभव के द्वारा, इन तीनों के द्वारा सीखने का अवसर प्रदान करती है। कौन, योजना मेथड। दूसरी, जो उसकी जीवन संबंधित माने उसके जीवन संबंधी जो ज्ञान है, ज्ञान का बोध कराती है। कौन, प्रोजेक्ट मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट, बालकों में जो समझ होती है, चिंतन होता है, उसका विकास कराती है। कौन, प्रोजेक्ट मेथड। समझ गए। और सामाजिक गुणों को भी क्या करती है, विकसित करती है। कौन, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है। तो कुल मिला के प्रोजेक्ट मेथड का यह है कि जो बालकों की समस्या है, बालकों को जो नवीन ज्ञान देना है जीवन का, वो लक्ष्य होता है प्रोजेक्ट मेथड का। और यह हमेशा समूह में किया जाता है। ठीक है। इसमें शिक्षक केवल किसका कार्य करता है, मार्गदर्शक का कार्य करता है, निर्देशक का कार्य करता है। कौन, अध्यापक। ज्यादातर ये छात्र अनुभव केंद्रित क्या है, विधि है। कौन, प्रोजेक्ट मेथड। पूछा जाएगा किस पे आधारित है, अनुभव केंद्रित। अनुभव केंद्रित भी कौन सा, छात्र अनुभव केंद्रित। तो प्रोजेक्ट मेथड समझ में आया, गलत नहीं करोगे इसके क्वेश्चन। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, उसके भाग क्या होते हैं, उसके स्टेप क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसके स्वरूप क्या होते हैं, ये आपको आने चाहिए। अब मैंने कहा प्रोजेक्ट मेथड क्यों प्रयोग किया जाता है, समस्या के समाधान के लिए, बालकों में समझ पैदा करने के लिए, बालकों में अनुभव के द्वारा सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए। समझ गए, ये कार्य किसके होते हैं, प्रोजेक्ट मेथड के होते हैं। सबको समझ में आ गए। लास्ट आती है कि दोष या सीमाएं, कहां तक प्रोजेक्ट मेथड होता है। तो मैंने आपको एनसीएफ 2005 में भी बताया था कि जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो केवल 1 से 8वीं कक्षा तक ही आप प्रयोग कर सकते हो। उससे ऊपर ये उच्च कक्षाओं में ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये कार्य नहीं करता है। ये केवल आप छोटी क्लासों में जो माध्यमिक और प्राथमिक स्तर है उसी में आप योजना या प्रोजेक्ट मेथड को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पहली कमी इसकी है। दूसरी में कमी ये है कि ये हर विषय के लिए और हर कक्षा के लिए लागू नहीं की जा सकती है, प्रयोग में नहीं ला सकती है। हर विषय के लिए और हर कक्षा के लिए क्या नहीं ला सकती है, प्रयोग में नहीं ला सकती है।
दूसरी इसकी कमी है। तीसरी सबसे कमी है कि इसमें जो बालकों का ज्ञान है उसमें क्रमबद्धता नहीं रहती है, रुक रुक के ज्ञान आता है। जो ज्ञान का जो विकास होता है वो क्रमबद्ध रूप से नहीं होता है, बच्चे को क्रमबद्ध रूप से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। किसमें? प्रोजेक्ट मेथड में। तो ये तीन इसके सबसे बड़े क्या थे दोष थे या सीमाएं थी, कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो जिसमें ज्ञान का क्रम क्या नहीं होता है, क्रमबद्ध रूप से नहीं होता है। उच्च कक्षाओं में या 8वीं से ऊपर की कक्षाओं में ये प्रयोग में नहीं लाता है। ये ज्यादातर प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा मैंने क्या बताया था आपको, तीसरा मैंने क्या बताया था, हाँ एक और है, इसमें खर्चा भी बहुत आता है प्रोजेक्ट मेथड में। आप बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के देंगे तो उनका उसमें बेहद लगेगा, समझिए। ये तीन मेथड आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीन मेथड आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये है रोजना मेथड। सबको आ गया? यस करो। समझ में आ गया तो यस करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सबको आ गया? यस करो। जिसको नहीं आया वो नो करो। सबको आ गया समझ में? ठीक है, पंकज को भी आ गया, ठीक है, ठीक, सबको आ गया समझ। अब दूसरी विधि में, दूसरी शिक्षण विधि में जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है दूसरी शिक्षण विधि। इसको कहते हैं अनुवर्ग, नाम लिख रहा हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट शिक्षण विधि है। से हमने बाल विकास में नहीं पढ़ी होगी ये विधि है। अनुवर्ग, क्या कहा मैंने, अनुवर्ग शिक्षण विधियां। कौन सी विधि का मैंने, सबको दिखाई देगा? अनुवन शिक्षण विधियां। कौन सी? अनुवन शिक्षण विधियां, ठीक है। अब अनुवन से क्या मतलब समझते हैं? अनुवन वाले एक विशेष प्रकार के वर्ग की शिक्षा, एक विशेष प्रकार के वर्ग की शिक्षा, इसी को अनुवर्ग कहते हैं। इसमें आप व्यक्तिगत शिक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है। क्या कहा मैंने? व्यक्तिगत शिक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है। अनुवर्ग भी मैंने कहते हैं इंग्लिश में व्यक्तिगत शिक्षा संबंधी, समझ लो आप। व्यक्तिगत माने पर्सनल जो शिक्षण होती है, समझिए, तो उसको कहते हैं अनुवर्ग शिक्षण। अब पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अनुवर्ग शिक्षण होते हैं, अनुवर्ग शिक्षण होता है वो किस प्रकार का शिक्षण विधि है? तो हमेशा देखा ये किस प्रकार की शिक्षण विधि है? ये है आपकी रोगतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, रोगतांत्रिक, ऐसे रोगतांत्रिकवादी एंड प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि है। देख, रोगतांत्रिक माने शिक्षक, हाँ सही कहा आपने, इन डिवीजन मेथड कहता है इसको, डिवीजन मेथड। रोगतांत्रिक माने इसमें शिक्षक का भी प्रयोग होता है, अधिगमन का भी प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट मेथड किस पे आधारित है? बालकों पे है। मगर जो अनुबंध है इसमें शिक्षक का भी कार्य है और बालकों का भी कार्य है, इसे रोगतांत्रिक होता है। सत्तावादी हमेशा शिक्षक होता है, हमेशा याद है। या प्रभुत्ववादी हमेशा कौन होता है? शिक्षक होता है, जिसमें शिक्षक का क्या होता है? प्रभुत्व या सत्ता होती है, जो केवल शिक्षक तक सीमित ही होता है। तो ये विधि है अनुवर्ग, ये शिक्षक तक भी सीमित है और दोनों के मध्य भी की एक अंतःक्रिया भी है, अंतर्विधि भी है, दोनों प्रकार की विधि है। अर्थात देखो, अनुवर्ग सिंपल कॉन्सेप्ट समझो। जब शिक्षक कक्षा में अपनी शिक्षण विधि के द्वारा ज्ञान दे रहा होता है तो कई समस्याएं आती है और वो प्रत्येक बच्चे के पास जाकर उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। तो इस समस्या का हल करने के लिए पूरी क्लास में
विभिन्न प्रकार के जातीय वर्गों का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? जातीय वर्ग, सजातीय वर्ग। सजातीय वर्ग माने एक समस्या के एक बालक, माने एक समस्या के एक समुदाय के बालक, जिनको एक ही प्रकार की समस्या आई थी उनको हमने अलग ग्रुप बना दिया, जिनको अलग समस्या आई उनको अलग बना दिया। तो इससे इन वर्गों को कहते हैं सजातीय वर्ग। ठीक है, अब जिस वर्ग को माने वर्गों को हमने अलग कर दिया, फिर हमने टीचरों को भी अलग अलग वर्गों में बांट दिया। इस वर्ग को ये टीचर शिक्षित करेगा, इसकी समाधान करेगा, इस वर्ग को ये शिक्षक क्या करेगा? समाधान करेगा। तो शिक्षकों को भी बांट दिया है कि ये शिक्षक इसको सॉल्व करेगा, ये शिक्षक। तो इस प्रकार के शिक्षण को क्या कहते हैं? अनुवर्ण शिक्षण कहा जाता है, जिसमें जो अधिगमन की समस्याएं हैं उनको बांटकर, अलग अलग वर्गों में बांटकर अलग अलग शिक्षण दिया जाता है समाधान करने के। तो ऐसे शिक्षण विधि को क्या कहा जाता है? अनुवर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल, माने विभाजितीय। ठीक है, इंडिविजुअल टीचिंग मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल टीचिंग मेथड कहते हैं। समझ गए? समझ में आ गया ना? अनुवर्ग शिक्षण विधि किसे कहते हैं? जिसमें अलग अलग छात्रों को अलग अलग ग्रुपों में बांटकर और टीचरों को भी प्रत्येक ग्रुप को एक शिक्षक देकर उसकी समाधान किया जाता है शिक्षण। मैंने कहा पूरी क्लास में शिक्षक हर विद्यार्थी के समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, अवसर नहीं मिल पाता है, तो उनको समाधान करने के लिए अलग अलग सजातीय वर्ग बनाया जाता है और शिक्षकों को अलग अलग कार्य दिया जाता है कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए। तो इस प्रकार की विधि को क्या कहा जाता है? अनुवर्ग शिक्षण विधि कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सबके? यस बोलो, जिसका नहीं हुआ वो नो बोलो, फिर से बता दूंगा। कॉन्सेप्ट ही आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आ गया तो पूरी शिक्षण विधि आ गई समझ में। ठीक है, आशीष के समझ में आ गया, ठीक है, मंजू के भी समझ में आ गया, सबके आ गया। जिसके नहीं आया वो नो लिखा करो बस, मैं समझ जाता, फिर से मैं रिपीट कर लूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस विधि के नियम क्या होते हैं? जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका नियम क्या होता है? तो इसका सबसे बड़ा नियम है, इसमें हम व्यक्ति भिन्नता को रखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के उद्देश्य से यह शिक्षण किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप पूरी क्लास में अनुबंध शिक्षण करा दो, ये हमेशा व्यक्ति भिन्नता के आधार पर ये शिक्षण विधि किया जाता है। दूसरा, इसमें शिक्षक और छात्र का संबंध बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल निकट का होता है। तभी तक मैंने कहा व्यक्तिगत शिक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है। निकट का क्या होता है? संबंध होना स्थापित आवश्यक होता है। ठीक है, व्यक्तिगत जो कठिनाइयां होती है उसका समाधान के लिए शिक्षण होता है, और इसको एक प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण विधि भी कहा जा सकता है। यह एक प्रकार की कैसी विधि है? उपचारात्मक शिक्षण विधि भी है। समझिए, अनुवर्ग शिक्षण विधि एक प्रकार की उपचारात्मक शिक्षण विधि भी मानी जा सकती है। इसको अनुवर्ग शिक्षण विधि को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके प्रकार आते हैं, प्रकार बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले आता है व्यक्तिगत शिक्षण। आप सबको पता है व्यक्तिगत शिक्षण क्या होता है? व्यक्तिगत अनुवन शिक्षण, अनुवन शिक्षण। दूसरा होता है सामूहिक अनुबंध शिक्षण, या इसको एक दूसरा नाम भी कह सकते हैं पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण में तो जो ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, तीसरा कहते हैं इसको प्रयोगात्मक अनुवन वर्ग शिक्षण। ठीक है, तो सबसे पहला आता है व्यक्तिगत या पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे और टीचर समय समय पर मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप में मिलते हैं। ठीक है, छात्र अपनी समस्याएं बताता है और शिक्षक उस समस्या का समाधान के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है।
इस शिक्षण में ज्यादातर जो तेज बच्चे होते हैं, प्रतिशाली शिक्षक छात्र होते हैं, जिनमें जो बहुत तेज होते हैं, उनके लिए काफी लाभदायक होता है। क्या होता है? लाभदायक शिक्षण होता है। किन बच्चों के लिए? किन बच्चों के लिए? जो ज्यादातर क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, या जो कमजोर बच्चे होते हैं, उनके लिए ये शिक्षण विधि क्या होती है? बहुत ही लाभदायक होती है। क्यों? वो अपनी टीचर उनको कार्य देता है, और उस कार्य में जो कठिनाइयां आती है, शिक्षक उसका समाधान करता है। तो इस प्रकार के विधि को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत या पर्यवेक्षण अनुवन। अनुवन क्यों आया? विशेष व्यक्ति है, विशेष छात्र है, अलग से छात्र को क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से ट्यूशन टीचर, आप कहते हैं ना ट्यूशन दे रहे हैं। ट्यूशन का मतलब यही होता है, व्यक्तिगत ट्यूशन टीचिंग कर रहे हैं उसके साथ, समझिए। तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत अनुबंध पर्यवेक्षण। सामूहिक किसे कहते हैं? अब कक्षा में सामान्य स्तर के कुछ छात्र होते हैं जिनको कठिनाइयां आती है, कुछ चीजें, मैंने कहा एक समस्या एक वर्ग को आती है, तो उस वर्ग को अलग से बुला दिया, और उसके लिए एक टीचर क्या कर दिया? हायर कर दिया, नियुक्ति कर दिया, और टीचर को कहा कि अब इनकी समस्याओं को आप क्या करो? इनका समाधान करो। तो वो टीचर क्या करता है? सामूहिक गतिशीलता के रूप में उनका क्या करता है? समाधान करता है। ठीक है? यह सामाजिक मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि इसमें बहुत ही आवश्यक होती है। एक ही समाज के स्टूडेंट आ गए, वैसे ना हम शिक्षण में कहते हैं कि भेदभाव नहीं करना चाहे, या सभी बच्चों को क्या देखना चाहिए? समान रूप से देखना चाहिए। मगर जो व्यक्तिगत या जो अनुबंध शिक्षण होता है, उसमें ये चीजें नहीं देखी जाती है। उसमें केवल देखी जाती है अलग से वर्ग का मतलब विकास से या बौद्धिकता से मतलब होता है उसका। ठीक है? तो सामूहिक रूप से उनका क्या कहते हैं? गतिविधि से। प्रयोगात्मक में ये दोनों ही विधियां क्या होती है? सम्मिलित होती है। ठीक है? प्रयोगात्मक में ये दोनों ही विधि क्या होती है? सम्मिलित होता है। क्या कहते हैं कि प्रयोगात्मक अनुबंध शिक्षण किसे कहते हैं? जिसमें सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों ही विधियां प्रयुक्त की जा सकती है। इसमें प्रयोग करके जो क्रिया पक्ष के उद्देश्य होते हैं, माने स्टूडेंट के जो उद्देश्य होते हैं, उनके प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। जैसे शारीरिक कौशल का विकास करना, तो उनको क्या दिया जाता है? वर्कशॉप किया जाता है, माने एक प्रकार से कार्य दिया जाता है। वर्कशॉप या प्रयोगशाला के द्वारा उनको क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। और ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों पक्षों के द्वारा उनको क्या किया जाता है? उनकी लक्ष्य की प्राप्ति करे, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है शिक्षक के द्वारा। तो इस प्रकार को कहा जाता है प्रयोगात्मक, जिसमें दोनों माने एक अकेले को भी दे सकते हैं और समूह में भी दे सकते हैं। दोनों प्रकार एक साथ किया जाता है। ऐसे अनुबंध को क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक अनुबंध कहा जाता है। तो 3 प्रकार के होते हैं, हमेशा याद रखना 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? इतना आए। अब अनुबंध शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? क्यों कराया जाता है? हमने कहा कि एक प्रकार से नकारात्मक होता है, कि हम कहते हैं कि कक्षा सभी के लिए समान होती है, मगर ये क्यों कराया जाता है? एक प्रकार से मैंने कहा ना, ये कैसी विधि है? उपचारात्मक विधि है, कि शिक्षक प्रत्येक बच्चे पे समान रूप से क्या नहीं दे पाता है? समय नहीं दे पाता है। तो इस प्रकार के शिक्षण करके शिक्षक क्या कर सकता है? बच्चों के समाधान कर सकता है। समझिए? ठीक है? कई बच्चों को अब ज्ञान अधूरा होता है, पूर्ण ज्ञान अधूरा होता है, तो उसकी भी पूर्ति कर सकता है। कौन? जैसे कई बच्चे आए नहीं, तो मैंने उनको कहा कि मैं 10 मिनट बाद आपको अलग से पढ़ा दूंगा, तो उनका जो पूर्ण ज्ञान है उनको भी पूर्ति करने में सहायक होता है। ठीक है? और जो उद्देश्य है उसमें भी अधिकता आ जाती है। तो हमारा लक्ष्य होता है कि बच्चे के समझ में आए, उसको भी क्या मिलता है? सहयोग मिलता है। तो ये उद्देश्य है इसके, किसके? अनुबंध शिक्षण के। अब इसकी कमियां क्या है, या इसकी सीमाएं कहां तक है, ये हमको पढ़ना है। तो इसकी सीमाएं कहां तक होगी बताओ? मैंने कहा इसमें शिक्षक क्या हो सकता है? अब शिक्षक कर रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमने जब हम सामूहिक शिक्षक कर रहे हैं, जब हमने सामूहिक अनुबंध शिक्षण चालू किया, तो हमने ग्रुपों में बांट दिया बच्चों को, और प्रत्येक टीचर को एक एक ग्रुप दे दिया। तो ये जरूरी नहीं कि उस ग्रुप में जितनी भी समस्याएं आए
उनका समाधान वो शिक्षक करेगा नहीं, वो केवल अपने विषय का समाधान करेगा। और दूसरी विषय का अगर कोई दिक्कत होगी तो वो उसको नहीं बताएगा, वो केवल अपनी अपनी क्या करेगा, अपने विषय का ज्ञान ही देगा, अपने विषय का समस्या का समाधान करेगा। सामूहिक अनुबंध शिक्षण में, जिनमें मैंने कहा ना ग्रुप बढ़ जाते हैं और टीचरों को भी अलग अलग ग्रुप दिया जाता है, तो उसमें जो टीचर जिस सब्जेक्ट का होगा उसी का वो क्या देगा, समाधान देगा। तो ये इसकी कमी है। दूसरी कमी, जो ज्यादा तेज बच्चे हैं, जो ज्यादा उत्तर देते हैं, वो जो शांत बैठे रहते हैं, जो माने प्रतिभाग नहीं करते हैं, वो बच्चे पीछे छूट जाते हैं। अब टीचर पूछे भाई तुमको समस्या क्या है, वो चुप हो जाते हैं, मगर तब तक दूसरा बच्चा कह देता है सर मुझे ये दिक्कत है, तो टीचर उस पर ध्यान दे देता है। तीसरा, इसमें शिक्षक का रवैया पक्षपातपूर्ण हो सकता है। क्या हो सकता है, पक्षपातपूर्ण हो सकता है इसमें। किसका, टीचर का। टीचर का क्या हो सकता है, टीचर का जो रवैया हो सकता है वो पक्षपातपूर्ण हो सकता है, समझिए। और इसमें बच्चों में कैसी इस पता हो जाती है, हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है, कंपटीशन अच्छी बात है, मगर इसमें वर्ग कंपटीशन हो जाता है। कैसा वर्ग कंपटीशन हो जाता है, जैसे कोई तेज बच्चों का ग्रुप है तो वो लो बच्चों को क्या कर देगा, उन पे कमेंट मार देगा, या उनसे क्या हो जाता है, अलग से एक ग्रुप बना देता है। तो ग्रुप बनने की इसमें संभावना होती है, किसमें, अनुबंध शिक्षण में क्या हो जाती है, ग्रुप बनने की संभावना होती है। कंपटीशन तो अच्छी बात है, मगर ग्रुप का कंपटीशन बनना गलत बात है कक्षा में। तो कक्षाओं में विभिन्न प्रकार के ग्रुप बनने की इसमें क्या होती है, संभावना होती है। ये इसके दोष है, ठीक है, किसका, अनुबंध का। ठीक है, इतना ही आएगा। किसी को कोई दिक्कत है अनुबंध शिक्षण में तो जल्दी बताओ मुझे, किस चीज में दिक्कत है, मैसेज में जल्दी टाइप करो, फिर दूसरी विधि में जाता हूं, जल्दी बताइए। किसी प्रकार की दिक्कत है जल्दी बताइए। अनुबंध शिक्षण में दो शिक्षण विधि बता चुका हूं मैं, योजना और अनुबंध, तीसरा बताने वाला हूं, जल्दी बताइए। नो प्रॉब्लम, आशीष को कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, कुछ डाउट है तो बता दीजिए, जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। नो, पंकज को भी नहीं, नो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली विधि है आपकी खेल विधि। कैसी विधि है, खेल विधि। आपने ये पढ़ा होगा खेल विधि, सबने पढ़ा है खेल विधि। इसका पूरा नाम है शैक्षणिक खेल विधि, टीचिंग प्ले मेथड, शैक्षणिक खेल विधि। शैक्षणिक खेल विधि, तो ये सबको पता ही है शैक्षणिक खेल विधि किसे कहा जाता है, ये विधि होती क्या है, सबको पता है, यस या नो, पता है क्या होती है। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर ही दे दो, ये विधि किस पे आधारित होती है, ये विधि किस पे आधारित मानी जाती है, ये केंद्रित मानी जाती है। खेल विधि किस पे केंद्रित मानी जाती है, पहला क्वेश्चन यही आएगा कि जो शैक्षणिक खेल विधि है ये किस पे केंद्रित मानी जाती है। एक प्रकार के स्टूडेंट पे, और कौन बताएगा, चाइल्ड सेंटर, स्टूडेंट, खेल खेल में सिखाना। देखो ये भी अनुभव केंद्रित विधि है। कैसी विधि है, अनुभव, अनुभूति। कैसी विधि है, अनुभव केंद्रित। शिक्षा प्रक्रिया में ये कैसी विधि है, अनुभव, अनुभव। देखो अभी आप समझे नहीं है, केंद्रित का मतलब क्या होता है। देखो जैसे हमने कहा योजना मेथड, छात्र करता है, वह छात्र उसमें क्या करता है, अनुभव से सीखता है। खेल में क्या सीखता है छात्र, अनुभव से सीखता है ना।
तो केंद्रित कौन होगा? अनुभव होगा, ना कि छात्र होगा। छात्र तब केंद्रित होगा जब केवल छात्र के लिए वो विधि यूज की जाएगी, जिसमें छात्र केवल केंद्र में रहेगा, उसके लिए योजनाएं बनेगी, उसके लिए विधि का निर्माण होगा। इसमें हम खेल विधि कह रहे हैं, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही रहेंगे, मगर उद्देश्य क्या होगा? बच्चों को अनुभव या खुद करके वो सीखे, अनुभव करके सीखे। बच्चे क्या करें? अनुभव करके सीखे। तो कौन सा केंद्रित हुआ? अनुभव केंद्रित हुआ। समझिए, अगर ऑप्शन में ये आए कि स्टूडेंट है या शिक्षक है या कोई, तब तो सही है, स्टूडेंट केंद्रित। मगर वहां अनुभव केंद्रित आ गए तो क्या करोगे तब? जो योजना मेथड है, अब जैसे ये था, मैंने कहा था आपको अनुभव शिक्षण मेथड, तो किस प्रकार का मेथड है ये? तो मैंने कहा था ये लोकतांत्रिक और शिक्षक, एक प्रकार से शिक्षक मेथड है, ये शिक्षक केंद्रित होता है। अनुभव, ये अनुबंध, क्यों? शिक्षक ही क्या करता है? सब चीज करता है। बच्चाधारी अपनी समाधान करता है, समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। वो किसको पूछता है? अध्यापक को पूछता है। तो कौन केंद्रित कौन हुआ? अध्यापक हुआ, अनुबंध बने। यहाँ पे कौन हो रहा है? यहाँ पे बच्चा तो कर रहा है काम, मगर कैसा काम कर रहा है? अनुभव करके सीख रहा है। ठीक है सर, ऑप्शन से पता चल जाएगा। हाँ, वो तो ऑप्शन ही से पता चलेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, जैसे योजना, प्रोजेक्ट मेथड और प्ले मेथड, लगभग दोनों समान मेथड है। समान क्या है? विधियां है, शिक्षण विधियां, और ये उत्तम विधियां मानी जाती है शिक्षण के लिए। कौन? खेल विधि और योजना विधि। ठीक है, 1 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप वापस आ जाएंगे जल्दी से। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं, इसके उद्देश्य क्या होता है? खेल विधि, शैक्षणिक खेल विधि कराने का या इसका प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है?